इस तरह तो कभी धांधली जब वो होती थी, जो शिकायत आती थी, उसमें भी ऐसा नहीं होता था, कोई हया शर्म पर्दा रखा जाता था। अगर हमारी इस्तदा मान ली जाती और जुडिशरी से आरोज लगाए जाते तो कम से कम जज साहिबान इतना ब्लेटेंटली आइन और कानून को वायलेट नहीं करते। वो जमाने चले गए जब अबरू के इशारों पे लोग उठते बैठते थे। अब ये एक आजाद कौम है, हकीकी आजादी की जदोजहद में इमरान खान के संग है। इलेक्शन आपने अगर कराना है तो आजाद और शफाफ कराना पड़ेगा। मैं आज आपको 30 दिसंबर 2023 की शाम को लिख के दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ रोडों पे होगी। और बहुत एहतियात हमने की है, ऐसा ना हो कि अवाम जो है मजबूर हो जाएं कि वो इस निज़ाम के खिलाफ एक इस तरह की आवाज उठाएं जो फिर किसी के कंट्रोल में ना हो। ऐसा ना करें। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं बुकार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बाहर हैं, जिनकी जमानतें हो गई हैं, ये डील करके आए बाहर। ये कैसी डील है कि आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए? बहुत शुक्रिया वकार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह अल हक है और अल्लाह हमेशा जो हक पे होते हैं अल्लाह ताला उनका इम्तिहान लेता है, लेकिन आखिरी जीत हक की है। क्योंकि 9 अप्रैल की रात भी यही बात मेरे से अल्लाह ने करवाई कि वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, बातिल तो है ही मिटने के लिए। तो कोई इशू नहीं है, हक के रास्ते में इस तरह के इम्तिहान आते रहते हैं। विल चैलेंज इट इंशाल्लाह इन हाई कोर्ट, इन ट्राइब्यूनल, और होपफुली हमें इंसाफ मिलेगा। और ना हिम्मत हारेंगे, ना हौसला हारेंगे, ना हक का रास्ता छोड़ेंगे और ना खान को छोड़ेंगे इंशाल्लाह। सर, बल्ला आपसे छीनने की कोशिश की गई, कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की गई, अब मुस्तरद कर दिए गए। बज़ाहिर तो ये लगता है कि मामलात जो हैं वो अब अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस किया जा रहा है और बंद गली में धकेला जा रहा है। अगर आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, आप तो सर फंस गए। यार देखें, मैंने ये एक बात थोड़ी देर पहले की भी कि मुझे अपने कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने का, अगर मैं कहूँ अफसोस नहीं है तो गलत होगा, अफसोस तो है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस इस चीज का है कि पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस को मजाक सा बना दिया गया है। और जमहूरियत पे मैं तो समझता हूँ ये जो आज की इंतजामिया ने किया है मुख्तलिफ जगहों पे, और इलेक्शन कमीशन की आंखों के सामने हुआ है, और ये सारा कुछ जो हुआ है, ये तो जमहूरियत पे हमला है कि लोगों से कागजात नामजदगी छीनना। और दिन दहाड़े कैमरों की मौजूदगी में पुलिस वाले जिनका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और उनकी आंखों के सामने, जिस तरह आज आपने सलमान अकरम राजा साहब का देखा होगा, जो वहां वो प्रोपोजर सेकेंडर जो ले जा रहे थे और एक बंदे को उठा के ले गए। तो जिस तरीके से ये सारा ब्लेटेंटली हो रहा है, इस तरह तो कभी धांधली जब वो होती थी, जो शिकायत आती थी, उसमें भी ऐसा नहीं होता था, कोई हया शर्म पर्दा रखा जाता था। अब तो सारा ओपन में है। तो मैं समझता हूँ इसमें तो बहुत बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब का भी इसमें एक रोल बनता है कि वो अब इस बात की पूछ करें कि मैंने तो इलेक्शन कराने को कहा था, मैंने इलेक्शन चुराने का तो नहीं कहा था। सर, काजी साहब ने तो कॉन्फिडेंस दिया था, कहा था कि यार वो गैर जनबदार हैं। तो ये गैर जनबदारी अब आगे इलेक्शन डे पे आप कैसे फेस करेंगे? क्योंकि इलेक्शन डे में, पोलिंग डे वाले दिन तो हालात कुछ और होंगे। अमला, उनका सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज अगर हो जाती है, और उसके बाद जब रिजल्ट कंपाइल किए जाएंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल ज्यादा हैं। ये सब इसमें देखें, इतनी अजीब बात है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, उससे लोगों को वाजे हो जाएगा। मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किए थे एहतियातन, हमने इंडिपेंडेंट भी जमा किए और पार्टी की तरफ से भी। अब उसमें जो पार्टी की तरफ से डॉक्यूमेंट्स जो मेरे जमा हुए, जिसमें आप लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक इस जमात से है, उसमें यही होता है। तरीकाकार ये होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं, स्क्रूटनी क्लियर होती है, तो आपको 1-2 दिन दिए जाते हैं कि आप अपनी पार्टी का टिकट वगैरह है वो जमा कर दें, जो भी तरीकाकार पहले था। तो वजह क्या बताएगी कि पार्टी की तरफ से कोई पॉलिटिकल लेटर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो तो किसी का भी नहीं है। अच्छा, आपने वो डॉक्यूमेंट्स अगर इस बुनियाद पे रद्द किए हैं, तो जो इंडिपेंडेंट जमा किए थे वो किस बुनियाद पे रद्द किए हैं? क्योंकि पार्टी की तरफ से डायरेक्शन थी कि आप 2-2, 3-3, 4-4 नॉमिनेशन पेपर जमा करें, इंडिपेंडेंट भी करें और पार्टी की का भी लिख के करें, और बहुत से और भी कैंडिडेट्स जो है वो जमा करें। तो इस तरह के इल्जामात पे जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, जिस तरह मेरे हुए हैं और बाकी भी पाकिस्तान में जिस तरह हो रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर हमारी इस्तदा मान ली जाती
اور جوڈیشری سے آروز لگائے جاتے تو کم از کم جج صاحبان اتنا بلیٹنٹلی آئین اور قانون کو وائلیٹ نہیں کرتے، اور وہ کم از کم قانون آئین سے واقف ہوتے ہیں، تو اس میں اگر شکایات ہوتی بھی ہیں تو وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی کے اس سٹیج پہ یہ کیا گیا ہے کہ بالکل ایک واٹر شیڈ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، تو الیکشن والے دن کیا ہوگا؟ کیونکہ اس دن پھر آپ کا سامنا صرف کینڈیڈیٹ سے نہیں ہوگا، عوام سے ہوگا۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس دن لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بنے، نقصان ہو جانی مالی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ایک غلط روایت پڑی ہے، اور الیکشن ہونے سے پہلے 2024 کا الیکشن متنازع کر دیا گیا ہے۔ سر یہ کاغذات نامزدگی مسترد کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ اس لندن ڈیل یا لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہیں یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو کلیئر لگ رہا ہے نا کہ ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص کر مسلم لیگ نون کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو ظاہر ہے مقابلے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا اتنا مشہور و معروف جو ہے وہ چینل ہے، آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے مجھے پتا ہے، تو اگر کوئی چینل ہو، یوٹیوب چینل ہو یا مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی چینل ہو جو نہ چلے، تو وہ پھر بجائے اس کے کہ اپنا آپ بہتر کرے، اپنے پروگرامز بہتر کرے، اپنی کارکردگی بہتر کرے، اپنا کنٹینٹ بہتر کرے، اپنی ایڈیٹنگ بہتر کرے، اپنی ٹیم بہتر کرے، وہ یہ کرے کہ نہیں میں تو بہتر نہیں ہوں گا کیونکہ میں تو ہوں ایسا، یہ باقی کے بند کرو تاکہ میں جیت جاؤں، تاکہ میرا ہی چینل چلے۔ تو میں تو ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ زمانے چلے گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتا تھا، تو وہ زمانے چلے گئے جب ایک پی ٹی وی چلا کرتا تھا۔ مطلب مثال یہ ہے کہ وہ زمانے چلے گئے جب ابرو کے اشاروں پہ لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اب یہ ایک آزاد قوم ہے، حقیقی آزادی کی جدوجہد میں عمران خان کے سنگ ہے۔ الیکشن آپ نے اگر کرانا ہے تو آزاد و شفاف کرانا پڑے گا، ورنہ باقی دنیا تو بعد کی بات ہے، پاکستانی عوام ہی اس کو نہیں مانے گی۔ سر یہ اس لیے تو نہیں ہو رہا کہ شاید عمران خان کو ڈیل کے لیے راضی کیا جا رہا ہو؟ دیکھیں، عمران خان نے کیا ڈیل کرنی ہے؟ عمران خان کو کیا آپ نے ڈیل دینی ہے؟ اس کی ڈیل تو یہی ہے آزاد شفاف الیکشن کرائیں۔ اگر آپ نے آزاد شفاف الیکشن کرانا ہے تو خان صاحب اس کو مانیں گے۔ آزاد شفاف الیکشن سے کسی بھی چیز پہ، کسی بھی کم پہ تو وہ راضی نہیں ہوں گے، اور کیا وہ باقی تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، تکلیف بھی سہ لی، 150 دن بھی جیل میں گزار لیے، سائفر کیس پہلی جو ہے وہ اڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور باقی کیسز بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کے کرم سے عدالت سے ریلیف ملے گی۔ تو ان کو ڈیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو اب اس وقت پروسیس سارا ہو رہا ہے جس میں مار کٹائی چل رہی ہے، کبھی کاغذات چھینے جاتے ہیں، کبھی مسترد کیے جاتے ہیں، ساری چیزیں، تو یہاں پر الیکشن کمیشن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ الیکشن کمیشن ہے کیا اس وقت بنیادی طور پہ؟ یہی تو میرا سوال ہے جو میں نے آپ کو بات کی کہ محترم قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے جب رات کو عدالت بلائی اور اچھا کام کیا، اور بڑی تیزی سے انہوں نے الیکشن شیڈول جاری کروایا، سارا کچھ کیا، تو کیا ان کا حکم یہ تھا کہ الیکشن کرائیں، یا ان کا حکم یہ تھا کہ الیکشن چرائیں؟ اگر الیکشن کرانا ان کا مقصد تھا تو یہ جو ہو رہا ہے کیا الیکشن ایسے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ماضی میں کوئی چھپ چھپا کے رات کے کوئی پتہ نہیں کتنے بجے بکسوں میں کچھ ڈالا جاتا تھا چھپ کے، وہ کوئی آئی ڈی کارڈ بنائے جاتے تھے، کوئی مردوں کے لائے جاتے تھے، کسی کا آئی ڈی کارڈ ادھر کر، کسی کا ادھر کر، کسی کا ووٹر پرچی خراب کر، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب تو بڑا کھلم کھلا ہے، بندہ ہی نہیں ہم نے کھڑے ہونے دینا، بندے کے کاغذات ہی جمع نہیں ہونے دینے۔ اگر کاغذات جمع ہو گئے تو پروپوزر سیکنڈر کو نہیں آنے دینا۔ اگر پروپوزر سیکنڈر کسی طریقے سے اندر آ گئے تو کوئی بھی بچوں والا بہانہ بنا کے کاغذات ہی ریجیکٹ کر دو۔ یار ایسے تو بچے بنٹے بھی نہیں کھیلتے جس طرح ہم الیکشن کرا رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ان کی کامیاب ہو جاتی ہیں، پھر میاں صاحب وزیر اعظم پھر بھی بن پائیں گے؟ اگر اس طریقے سے آپ نے الیکشن کرانا ہے، میں آج آپ کو 30 دسمبر 2023 کی شام کو لکھ کے دے رہا ہوں، تحریک انصاف روڈوں پہ ہوگی، اور بہت احتیاط ہم نے کی ہے، ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہیں مجبور ہو جائیں کہ وہ اس نظام کے خلاف ایک اس طرح کی آواز اٹھائیں جو پھر کسی کے کنٹرول میں نہ ہو۔ ایسا نہ کریں۔ قانون اور آئین کو جو ہے سب پہ لاگو ہونا چاہیے، سب آئین و قانون کے مطابق سیاسی جدوجہد کریں، اور سب کو آئین و قانون کے مطابق اپنا سیاسی جو ہے وہ رول ادا کرنے دیں۔ ایسا کوئی ماحول نہ بنائیں جب عوام بفر جائیں، نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین و قانون کے مطابق الیکشن ہو، آزاد شفاف ہو، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ روڈوں سے، احتجاجوں سے، جیلوں سے نکل کے پارلیمانوں میں جا کے بیٹھ کے قوم کے مسئلے حل کریں۔ قوم کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی آپ قوم کو پش کرتے ہیں، ایک جماعت کو پش کرتے ہیں، ان کے پاس اور بھی آپشن نہیں ہوتا، پھر وہ بیچارے جا کے احتجاج ہی کرتے ہیں۔ تو کیا اس قوم کی نصیب میں ساری زندگی احتجاج کرنا جو ہے وہ لکھا گیا ہے؟
क्यों नहीं हम इस इलेक्शन को आजाद, शफाफ, पुरअमन बना सकते? क्यों नहीं हम कर सकते? सर बैन अवी दुनिया का भी प्रेशर है पाकिस्तान में, माशी हालत आपके पास है, IMF की डील हमने लेनी है, तो ये साफ और शफाफ इलेक्शन हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे जब ये सब कुछ हो रहा है? तो देखिए, बाहर की दुनिया की हम बड़ी बात करते हैं जोई साहब, इसी वजह से हम आज तक तरक्की नहीं कर सके। बाहर की दुनिया तो बात की बात है ना, ये 25 करोड़ मैटर नहीं करते। बाहर की दुनिया तो मानेगी नहीं ना IMF ने मानना है, ना वर्ल्ड बैंक ने मानना है, ना दुनिया की और बड़ी ताकतों ने, किसी ने नहीं मानना, ना आपके इंटरनेशनल फोरम्स पे जितने इकोनॉमिक फोरम्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने आपकी फंडिंग एजेंसीज हैं, जितने आपके बाहर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके तो आपकी वर्ल्ड बैंक से लेके तो यूनाइटेड नेशंस, वो सारी चीजें तो नहीं मानेगी। वो एक तरफ, बाहर की दुनिया बाद में आती है। पहले हमारा आईन आता है, पहले हमारी अवाम आती है, पहले हमारी इस धरती से कन्विक्शन, कमिटमेंट आती है। हमारी कमिटमेंट क्या है? हमारी कमिटमेंट ये है, आईन पाकिस्तान, ये आईन पाकिस्तान ये हमें पाबंद करता है कि जो मुल्क है ये कौम की इक़्तिदार आला अल्लाह की अमानत है, जिसको अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए वो एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ तो हया शर्म रखनी चाहिए ना, कि कोई कागजों में ही कोई कुछ ना कुछ लीगैलिटी प्रोसेस की रह जाए। अगर इस तरह से करेंगे, खुद जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो इसको नहीं मान रहे, वो इस पे हंस रहे हैं कि यार हमसे ये क्या करवाया जा रहा है। सर शहबाज शरीफ साहब ख्वाहिशमंद है नेशनल गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं नेशनल हुकूमत बन जाए। ये नेशनल हुकूमत क्या होगी, कैसे होगी? देखिए, वो नेशनल तो उनकी पहले भी थी, सवाए PTI को निकाल के बाकी सारे उस पे थे नहीं। हुकूमत के हिस्से में सिर्फ PTI और उसमें नहीं थी, और जमात इस्लामी नहीं थी, बाकी तो ये बैठे हुए थे। क्या दिया उन्होंने 18 महीने की उस PDM की हुकूमत ने? कर्जे बढ़ाए हैं, एक्सपोर्ट गिराई है, ज़राअत तबाह की है, महंगाई आसमान पे चढ़ाई है। हाँ, एक काम कामयाबी से किया है, अपने उन्होंने केसेस बड़ी कामयाबी से रात के अंधेरे में क्लियर कराए हैं। नैब लॉ में जो रिफॉर्म किए, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया उन्होंने। तो मियाँ साहब, अब आपने और क्या करना है? आपने केसेस अपने खत्म करा दिए, अपने आपने सारे हिसाब किताब आपने क्लियर कर दिया है, काम आपने सीधा कर दिया है। तो नेशनल गवर्नमेंट किस लिए बना रहे हैं? मकसद क्या है? सर अली मोहम्मद खान साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि बलोच मुजाहिरीन इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से आप एक्टिव रहते हैं, उस पर अपनी राय भी देते हैं। बलोच मुजाहिरीन इस वक्त जिस हालत में बैठे हुए हैं, जो कुछ उनके साथ निगरान गवर्नमेंट की तरफ से बर्ताव किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। ये हमारी बहनें हैं जो इधर खवातीन आई बैठी हैं। देखिए, अगर किसी ने पीछे कोई गलत किया भी है ना, तो उसका हल ये नहीं है कि वो गायब हो, उसको अदालत के सामने पेश करें। अदालत के सामने पेश करें, जिसने गलत किया है उसको आइन के मुताबिक, जिसने नहीं किया होगा वो बरी हो जाएगा, जिसने जुर्म किया है वो सजा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अजियत है कि एक शख्स को उसका रिश्तेदार, उसका लव्ड वन जो है वो ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि उनको आइन के मुताबिक उनको सियासी अंदाज में ट्रीट करना चाहिए। काफी दिन भी हो गए हैं, मैं समझता हूँ काकड़ साहब की हुकूमत को उनको प्रॉपरली सियासी तौर पर एंगेज करके उनको इज्जत से वापस भेजना चाहिए, इज्जत से। और उनको जब तक उनकी तसल्ली ना हो, और उनके साथ आप एंगेज करें, आप उनको तसल्ली दिलाएं कि आपके लोगों को हम बाजियाब करेंगे, अदालतों में पेश करें जो लोग जिस किसी केस में इन्वॉल्व हैं, ताकि उनकी भी तसल्ली हो। गलत काम के तो कोई नहीं सपोर्ट करता। देखें, अगर कोई शख्स मुल्क के खिलाफ किसी ने कोई किरदार अदा किया है, या कोई मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ किसी ने लड़ा है, ना मैं ना आप ना कोई, इवन ये जो उधर बैठे भी हैं वो भी उसको नहीं सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल में। तो कम अज कम उनकी बात सुननी चाहिए, पॉलिटिकली और सियासी अंदाज में उनको डील करना चाहिए। और हमें इन मामलात को ऐसे देखना चाहिए ताकि यहाँ जब फैसले हों तो उसके अच्छे असरात आपको बलोचिस्तान, थर पारकर, सिब्बी, हर जगह आपको वो महसूस हो, ताकि पूरे मुल्क में एक अमन की फिजा कायम हो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें
اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.